हेलो, नमस्ते। दोस्तों, यूपीएससी सीएसई कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा डर का विषय क्या होता है पता है? उसको चिंता रहती है कि मैं यार 1000 किताबें कैसे पढ़ पाऊँगा। खैर 1000 किताब तो एक मेटाफर है, पर कहने की बात ये है कि सैकड़ों किताबें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद यही कैंडिडेट्स को डर लगता है कि मुझे एनसीईआरटी देखनी है, मुझे नोट्स देखने हैं, मुझे पीवाईक्यू देखनी पड़ेगी, मुझे रिवीजन देखनी है, तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगा, है ना? सक्सेस का कोई सिंपल फ़ॉर्मूला है नहीं। जितनी वीडियोज़, जितने लेक्चर्स देखता है, उस सब के अंदर उसको कन्फ्यूजन होती है। और कन्फ्यूजन हो क्यों ना हो, है ना? आप देखिए कि इसमें जिस प्रकार का जो आटा-घुटी बनाई गई है, वेब बनाई गई है, उसमें अच्छे-अच्छे कैंडिडेट्स का जो है वो डिमोटिवेशन हो जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री कल्चर को लेके खास करके बदले हुए समीकरण को ध्यान में रखते हुए 2026 की जो प्रीलिम्स आई है, उसके कंटेक्स्ट में भी हमें ध्यान रखना है कि भई कैसे तैयारी की जा सकती है। मेरा नाम प्रतीक नायक है, मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट 7 साल से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी नहीं है तो आप ये प्रोफ़ाइल को स्कैन कर सकते हो। सीधा-सीधा आपको अनअकैडमी के प्रोफ़ाइल के ऊपर लैंड करा देंगे और आपको हमारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। ख़ैर बात आगे चलती है, हम लोग हिस्ट्री के लिए स्ट्रैटेजी पढ़ने से पहले देखते हैं कि हिस्ट्री कितना वेरिएड सब्जेक्ट है सर, ठीक है? हिस्ट्री को लेके कितने सारे यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के लोगों की मान्यताएँ है। वेरिएशंस के रूप में कुछ लोगों का ये मानना है कि हिस्ट्री में बहुत कम सवाल आते हैं। हाँ, बीच में हुआ था 2022 के अंदर या 2023 के अंदर, पर आप देखोगे उसके बाद कंटिन्यूअसली जैसे-जैसे समय का पहिया आगे गया है, वैसे-वैसे वो सवाल बढ़ाए गए हैं सर, ठीक है? तो 2025 में 16 सवाल थे, 26 के अंदर 21 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री। मतलब दैट शोकेसेस अराउंड कि हिस्ट्री एंड कल्चर की एक बहुत ही अपनी ही इम्पोर्टेंस है, उसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंटरेस्टिंगली ये हिस्ट्री और कल्चर आपको जीएस पेपर 1 मेंस के अंदर ही आता है। जीएस पेपर 1 मेंस के अंदर भी अगर आप 2025 तक का मुख्य परीक्षा देख लोगे, 26 का तो अभी होने वाला है सर, ठीक है? बट इफ you'll see the chart till 2025 prelims around, you'll get good idea about history और आर्ट एंड कल्चर में से कितना पूछा जाता है। इनफैक्ट हिस्ट्री इज़ नॉट वन सब्जेक्ट। हिस्ट्री अगर आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 6 सब्जेक्ट्स, है ना? 6 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री आती है, मिडीवल हिस्ट्री आती है, आपको आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न इंडिया इंक्लूडिंग नेशनल मूवमेंट आपको देखना पड़ता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब कैंडिडेट पहली बार हिस्ट्री को देखता है तो उसको लगता है कि मैंने तो जो स्कूल में तारीखें देखी थी, मैंने जो विचार देखे थे वही आ रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं आएगा। यूपीएससी के कंटेक्स्ट में हिस्ट्री को थोड़ा अलग तरह से देखा जाता है। कैसे एड्रेस करना है उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है डबल वैलिडिटी का ऑफर। जी हाँ, अनअकैडमी सीएसई अश्योर ऑफर, जहाँ 16,999 के अंदर आप सबकी डिमांड के कारण फिर से लोएस्ट प्राइस आ चुकी है। ये बीच में आई थी बट देन परिस्थिति बदली तो फिर फ़ीस थोड़ी रिवाइज़ हो गई थी, पर अभी आपको फिर से फ़ीस को कम कर दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आपको ये कोड यूज़ करना है पीएन लाइव। इसका उपयोग करके आप मैक्सिमम वैलिडिटी भी ले सकते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमारी टॉप एजुकेटर्स की टीम है, मैं आपको हिस्ट्री कराऊँगा, मेरे साथी लोग आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और ये सब सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन के साथ एडवांस लेवल तक की तैयारी कराएँगे। प्रीलिम्स और मेंस इसके अंदर दोनों की दोनों इंटीग्रेटेड है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग तक की जो भी सुविधा है वो भी मिल जाएगी। तो ज़रूर से इसके अंदर आप जॉइन करिए क्योंकि ये ऑफ़र फिर से वापस नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो पीएन लाइव। ये डिस्काउंट कोड आपको 10% या उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट दे पाएगा। 1 साल की यहाँ 6 + 6 मंथ्स फ्री की सब्सक्रिप्शन ऑफर है 16,999 या 18 मंथ्स भी ले सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 2027 में या 2028 के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, 2027, 2028 के हिसाब से, तो आई वुड सजेस्ट अराउंड कि यू शुड प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स, है ना? या 18 + 18 मंथ्स अराउंड, क्योंकि आपको फाउंडेशन एनसीईआरटी से लेके जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे वैसे-वैसे सब्जेक्ट्स की कवरेज कराई जाएगी। तो ज़रूर से सब्सक्रिप्शन लीजिए। बाकी अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आप हमारे मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में भी क्यूईपी के अंदर भी एनरोल करा सकते हो। हमारी नई बैचेस 21 जून से जो न्यू बैच है बाइलिंगुअल है वो शुरू हो रही है फॉर 2028। आगाज़ बैच 27 के लिए शुरू हो गई है। खैर, अब देखिए मुद्दे की बात ये है कि हिस्ट्री को कैसे समझना है। तो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स अराउंड सर, ठीक है? इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो खाली मुख्य परीक्षा में, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है सर, ठीक है? अब आप इसको कैसे डील करने की कोशिश करोगे? तो मेनली हमेशा से याद रखिएगा कि जब अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हो और आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग सेल्फ स्टडी के हिसाब से सर, ठीक है ना? सेल्फ स्टडी के हिसाब से अगर आप शुरू कर रहे हो, तो आप शुरू करिए मॉडर्न इंडिया के बेसिस के ऊपर से सर, ठीक है?
ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंडिया कंपैरेटिवली सरल है समझने के लिए। खैर उसमें भी डेप्थ आपको पूछी जाती है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वर्टिकल एक्सटेंशन भी उतना ही है, उतना ही हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जो सवाल है वो बहुत डिटेल में भी पूछे जाते हैं, उतने ही आपको कवरेज कवर करा के भी पूछे जाते हैं। तो यू कैन स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडिया, आप आधुनिक भारत से शुरू कर सकते हो, देन यू कैन गो टू एंशिएंट और मिडीवल सर, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए विद्यार्थियों के लिए प्लान है। सेल्फ स्टडी इसके लिए क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो खुद से शुरू कर रहे हैं, जिनको अभी कन्फ्यूजन है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप कहीं से भी शुरू करिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू अराउंड। मैं आपका हाथ पकड़ के इतिहास समझाऊंगा सर, ठीक है, और फाउंडेशन में आपको हेल्प करूंगा, राइट। तो खासियत यह है कि आप मॉडर्न से शुरू करिए, फिर एंशिएंट मिडीवल करिए, ये हो गया, उसके बाद ही आर्ट एंड कल्चर करिएगा। बहुत लोग हैं ना आर्ट एंड कल्चर को पहले ही दिन से शुरू कर देते हैं, वैसा मत करिए। और पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री आपके लिए एक सबसे लास्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो ये तो पहला सीक्वेंस हो गया है। सीक्वेंस क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करना है सर, ठीक है। अब देखिए कि आपको थोड़ा इतिहास के केस के अंदर थोड़ा मिथ बता देता हूँ सर, ठीक है। जब पहली बात कैंडिडेट पढ़ता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड द कैंडिडेट स्टडी हिस्ट्री, व्हाट दे डू, दे विल ट्राई टू बेसिकली समथिंग डू इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड सर, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड सर, ठीक है। तो वो इतनी सारी फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करेगा, है ना। ये तो चलो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के केस में आपको मिल जाता है, या आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर पर्सनालिटीज़ देख लोगे, मॉडर्न पीरियड की पर्सनालिटीज़ देख लोगे, राइट। या आपको 1857 के रिवॉल्ट हो गया है, 1947 का नेशनल मूवमेंट हो गया है, उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर देता है कि उसको क्लैरिटी नहीं होती कि उसको क्या करना है। वेरएस रियलिटी ये है कि हिस्ट्री को आपको हमेशा से टाइमलाइन के अप्रोच से पढ़ना है सर, ठीक है। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रकार की घटना बन रही है, उसको अगर आपने क्रोनोलॉजिकली नहीं समझा है तो कोई मतलब ही नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट सर, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल स्टडी यानी कि कालक्रम के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। आप इतिहास की कोई भी घटना को, कोई भी इवेंट को रैंडमली पिक आउट नहीं कर सकते और कहोगे कि देखो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, राइट। दूसरा, आप जब देखोगे तो फ्लो चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करोगे। मैं तो आपको वहाँ तक सजेस्ट करूँगा कि आप नक्शा यानी कि मैपिंग को भी ध्यान में रखो। तो हमेशा से याद रखेगा कि डोंट ट्राई टू ओवरलोड द इन्फॉर्मेशन सर, ठीक है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल स्टडी, यू विल फाइंड नेम्स, यू विल फाइंड इंस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड नेम ऑफ द बुक्स, ऑथर, सो मेनी टॉपिक्स आपको पूछता रहता है, राइट। पर वो नहीं करना है। यूपीएससी आपको बेसिकली एक डायरेक्शन दे रहा है, और ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? आप जब पीवाईक्यूज को एड्रेस करोगे, आप जब क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो उसके ऊपर से आपको क्लैरिटी आएगी कि नहीं इसको इस तरह से करना है, राइट, ओके। तो नॉर्मल जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत होता है, वो ये देखते हैं कि हिस्ट्री का मतलब होता है हमें हज़ारों तारीखें याद रखनी है। देखिए हज़ारों तारीखें याद रखनी, इसमें मैं दो राय नहीं कह रहा हूँ सर, ठीक है। मतलब कुछ तारीखें हैं सर, है ना। इट इज़ नॉट थाउजेंड्स ऑफ डेट्स, बट आई वुड से इट इज़ हंड्रेड्स ऑफ डेट्स, ओके ना। हंड्रेड्स ऑफ डेट्स का मतलब क्या होता है कि देखो एंशिएंट हिस्ट्री में देखोगे तो आपको सेंचुरीज याद रखनी होती है। फर्स्ट सेंचुरी से लेके फोर्थ सेंचुरी के बीच में मौर्यन या मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड किस तरह से निकल के आया था, या अशोकन पीरियड कौन सा था, थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास का पीरियड जो है वो अशोक का पीरियड है, या बुद्धा का पीरियड कौन सा था, सिक्स सेंचुरी बीसी है सर, ठीक है। फिर डेट्स में आप मिडीवल एरा में जाते हो, व्हेन यू गो टू द मिडीवल एरा, तो आपको इसमें ईयर्स थोड़े बहुत याद रखने पड़ते हैं सर, ठीक है। तो आपको जब एंशिएंट इंडिया को देखने की कोशिश करोगे तो उसमें से आपको ईयर्स नहीं आते हैं। नॉर्मली उसके अंदर आपको एक सेंचुरी पूछती है, 100 साल के कालक्रम में, 200 साल के कालक्रम में क्रोनोलॉजिकली कौन सी घटना पहले बनी, कौन सी घटना बाद में बनी, आपको वो पूछी जाती है। आप जब मॉडर्न या मिडीवल एरा में जाओगे तो आपको ईयर्स पूछे जाते हैं। ईयर्स का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर ईयर है ना, 1540 में, 1526 में पानीपत हुई, या 1556 के अंदर सेकेंड पानीपत हुई, 1761 के अंदर थर्ड पानीपत हुई, तो ये ईयर्स है सर, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाने की कोशिश करोगे मॉडर्न इंडिया के अंदर, तो आपको ईयर्स के साथ साथ मंथ्स और डेट्स भी पूछता है सर, ठीक है। जैसे भारतीय इतिहास में 9 जनवरी 1915 का अपना इंपॉर्टेंस है। भारतीय इतिहास के अंदर 26 जनवरी 1930 का अपना इंपॉर्टेंस है, 26 जनवरी 1930। वाई? बिकॉज ये वो दिन था जब हम लोग भारत के अंदर पूर्ण स्वराज का दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ऐसी तारीखें आपको मिल जाती है जिसको आपको याद रखना है। मुद्दे की बात यह है कि आपको हर एक तारीख को देख के ऐसा पागल नहीं हो जाना कि मैं हर एक की हर एक तारीख याद रखूंगा। आपको एक ग्रेटर थीम पता हो जानी चाहिए, उनके बीच में कनेक्शंस पता हो जाने चाहिए सर, ठीक है। अगर थीम और कनेक्शंस आपको पता है तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री वेरी इजीली, क्योंकि यूपीएससी डज नॉट रिवॉर्ड मेमोरी सर, ठीक है। देखो मेमोराइज करनी है तारीखें,
आपको कनेक्शंस को और ट्रेंड को समझना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा और फिर रिवाइज करना है सर, ठीक है। तो आपको कुछ 100 तारीखें याद रखनी है, 50 तारीखें याद रखनी है। मैं आप आओगे मेरे पास तो मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर करा दूंगा। इनफैक्ट आप जब एनसीईआरटी देखोगे या कोई भी रेफरेंस बुक देखोगे, तमिलनाडु बोर्ड की बुक देखोगे, तो उसमें भी आपको सैकड़ों डेट्स और इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। कैंडिडेट माथा पकड़ के बैठा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या करूँ सर, ठीक है। तो इसमें आपको उतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू टेक टू मच ऑफ लोड फॉर दिस। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई सर्टेन डेटास, यू कैन सर्टेन नेम्स अराउंड सर, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द अगर आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है। ये तो पहली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती रही, राइट। दूसरी कहानी, कैंडिडेट्स के साथ सबसे बड़ा हिस्ट्री जब शुरू करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री में लेके वो बहुत सारी चीज़ें है ना चबाना शुरू कर देंगे सर, ठीक है। मतलब ये वैसी बफेट सिस्टम का जैसा हो गया है। बफेट सिस्टम आप सबको समझ में आता है ना सर, ठीक है। जब कैंडिडेट शुरू कर रहे होते हैं ना तो उनको लग रहा है कि मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, मेरी थाली के अंदर सब कुछ मैं सजा के खा लूँ। अरे भाई वैसा नहीं होता है सर, ठीक है, राइट, ओके। आपको फिर समझ में ही नहीं आएगा कि भाई देखो मैं क्या खा रहा हूँ सर, ठीक है। बफेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा ही होता है कि भाई आपके सामने है ना 50 थाली सजा के रखी गई है। अब यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। कि इसमें से प्रोटीन किस में मिलेगा, अच्छी गुड फैट किस में मिल जाएगी, इसमें से कचरा क्या है, कचरा मतलब गंदा खाना है जो मेरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वैसी किताबों के अंदर होता है। जब किताब आप देखोगे एंशिएंट इंडिया के ऊपर ही आपको 5 किताबें बाजार के अंदर अवेलेबल मिल जाती है, राइट। मिडीवल इंडिया में 10 किताबें मिल जाएगी। अब इसमें से जब पहली बार कैंडिडेट शुरू कर रहा होता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि ये किताबों को मैं कैसे देखूंगा सर, ठीक है। तो देखिए आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप डाइजेस्ट कर पाते हो, पहली बात बता देता हूँ सर, ठीक है। सो यू आर सपोज टू स्टडी ओनली दैट मच पोर्शन दैट यू कैन डाइजेस्ट अराउंड, है ना। मतलब आप उसको चबा पाते हो अच्छी तरह से सर, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स है उसमें बफेट की गलती कर देते हैं, मत करिएगा, है ना। पहला तो आप में से बहुत कैंडिडेट हिस्ट्री को जब शुरू करते हैं तो बोले मैं एंशिएंट से शुरू करूंगा। नहीं भाई, तू सेल्फ स्टडी करने वाला कैंडिडेट है तो सेल्फ स्टडी में कभी एंशिएंट से मत करिएगा। मेरे कोर्स में आओगे तो मैं आपको मेरे हिसाब से बताऊंगा कि भाई देखो आप मॉडर्न से शुरू करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी शुरू करा सकता हूँ क्योंकि वो मेरी पीडेगॉजी है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वर्ल्ड के अंदर से भी शुरू करा के हिस्ट्री का एक फाउंडेशन करवा पाऊँ सर, ठीक है। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री करनी है। इनफैक्ट 8-10 किताबें एक साथ नहीं पढ़नी है। ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने आपको थाली का एग्जाम्पल दिया कि ये जो अनलिमिटेड खाने वाली सिस्टम है उसमें एक के एक सब कुछ है ना अपनी थाली के अंदर पिरोस के आप करना शुरू कर देते हो, यू विल नेवर डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स अराउंड सर, ठीक है। इनफैक्ट हिस्ट्री को डे 1 से आप नोट्स मेकिंग भी नहीं करोगे सर, ठीक है। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि नोट मेकिंग विल टेक इट्स ओन टाइम, है ना। बहुत बार कैंडिडेट ने वीडियोस देखे होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई देखो ये वीडियो में बोलने वाला कैंडिडेट सही बोल रहा है। उनको लग रहा है जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है दिस इज ऑल सत्य, है ना। वही सत्य है, वही सुंदर है, वही वो है ना कि शिव है सर, ठीक है। उसी को ही मैं पकड़ लूँगा। नहीं भाई देखो बहुत बार कैंडिडेट्स बताते हैं, पर डे 1 से नोट मेकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम डे 1 से नोट मेकिंग का ये है कि आप जब नोट मेकिंग डे 1 से करते हो तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंटेंट विच इज़ रेलेवेंट फॉर द एग्जाम एंड विच इज़ नॉन रेलेवेंट सर, ठीक है। क्योंकि नोट्स में वो चीज़ आपको इंक्लूड करनी है जहां आपको चीज़ें रिकॉल करने में मदद करे। ईच एंड एवरी डिटेल दैट इज गिवन इन द बुक अगर आप वही की वही नोट्स के अंदर इंक्लूड करोगे तो क्या होगा मुझे ही बताओ सर, ठीक है। दिस विल बी मोर ऑफ अ ब्लंडर अराउंड सर, ठीक है। वो तो गलती हो जाएगी आपसे, तो वो मत करिए सर, ठीक है ना। पीवाईक्यूज को बहुत बार कैंडिडेट जो खास करके बिगिनर्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। मैं भी आपको पीवाईक्यूज के ट्रैप बताऊंगा कि कैसे करना है सर, ठीक है। पीवाईक्यू को कभी इग्नोर मत करिएगा सर, ठीक है ना। इग्नोर आप हमेशा से फोकस करिएगा कि पीवाईक्यू को अपने साथ में रखिए। देर इज़ अ गुड पब्लिकेशंस बुक अवेलेबल, पीवाईक्यू की आपको बुक अवेलेबल मिल जाएगी पब्लिशर्स के द्वारा, आप उसको रेफर करिए सर, ठीक है। उससे आपको बड़ा फायदा होगा सर, ठीक है। तीसरी कहानी आप इसके अंदर से हमेशा से याद रखेगा कि इतिहास को लेके बहुत सारी वी विल सी की रैंडम क्या कह सकते हैं कि बुक्स अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आपको सैकड़ों मटेरियल मिल जाएंगे और फिर आप ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम में बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठा करोगे सर, ठीक है। तो भाई कलेक्टर तो नहीं बन पाओगे पर मैं उतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप पीडीएफ कलेक्टर बन जाओगे सर, ठीक है। जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, राइट। तो जो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से बिगिनर्स करते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स करते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती ये है, डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप अराउंड सर, ठीक है। देखिए हमेशा से गेट अ पीवाईक्यू फॉर योरसेल्फ। इनफैक्ट 2013 से लेके 2026 तक की
पीवाईक्यू फॉर्मेट की बुक है, हमारी अनअकैडमी के ऊपर भी आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी आएगी। हिस्ट्री के अंदर पीवाईक्यू से रिपीटेड थीम आती रहती है, आपको पता चलता है सर, ठीक है। आपको इससे ये समझ में आएगा कि यूपीएससी पूछता क्या है, कि अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछता है तो कौन से राजाओं के ऊपर से पूछी जाती है, राइट? ओके। यूपीएससी कौन से एरियाज को इग्नोर कर देता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक है बुक्स को लेके बेसिकली नाम सर, ठीक है। बुक्स में खास करके बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, ये यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है सर, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर का मतलब है कि बौद्धपंथी संप्रदायों को लेके उसमें से बहुत बार सवाल आया है, राइट। उसके अंदर बहुत डेप्थ में पूछता है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आपको इसी चैनल के ऊपर अनस्टॉपेबल्स के ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। यू कैन सर्च आउट प्रतीक नायक बुद्धिस्ट लिटरेचर। बट कहने की बात आपको ये मिल जाती है कि जब आप बुद्धिस्ट लिटरेचर के केस के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर से और क्लैरिटी होगी सर, ठीक है, कि नहीं बुद्धिज़्म के रिलेटेड आपको इतना डेप्थ में करना पड़ेगा। तो वो जो सुपरफिशियल पढ़ाई करोगे ना, उससे आप छूट जाओगे। पहली बार जो भी टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर रहे हो सर, ठीक है, ये टॉपिक के साथ हमेशा से पीवाईक्यू इंटीग्रेट कर दीजिएगा। आप जैनिज़्म पढ़ रहे हो तो जैनिज़्म के पीवाईक्यू कर दो, बुद्धिज़्म पढ़ रहे हो तो बुद्धिज़्म के पीवाईक्यू कर दो सर, ठीक है। और सॉर्टेड आउट करके क्वेश्चंस अवेलेबल मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने भी कराए हुए हैं। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ थीम रिपर हो रही है, जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर की थीम है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो मल्टीपल टाइम आए हैं। तो ट्राई टू सॉल्व मेनली 2013 ऑनवर्ड से, या मैं 2010 से भी कह सकता हूँ कि आप 2010 से भी इनफैक्ट 2026 तक के जितने भी ईयर्स के पीवाईक्यूज है उसको एड्रेस करने की कोशिश करिए। ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी देंगे और यूपीएससी इससे क्लू छोड़ता है। देखिए, ये जो पीछे आपको एक क्या कह सकते हैं कि ये जो हम लोग कह सकते हैं ना कि एक माइंड मैप टाइप है, जहां मैंने आपको भूल भुलैया के रूप में सब चिपकाया हुआ है, ये एक्चुअली क्लूज है जो यूपीएससी ने छोड़ी है बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर से। उसने किस किस थीम के ऊपर पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, उसका पूरा का पूरा एक माइंड मैप बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे हमको एक आइडिया रहता है कि यूपीएससी एक ही थीम के ऊपर से, एक ही टॉपिक के ऊपर से मल्टीपल टाइम्स अलग अलग डायमेंशन से निकालता रहता है। तो डेप्थ में हमें करना है, राइट। तो पीवाईक्यूज ध्यान रखिएगा, हमेशा से आपको फोकस करना चाहिए। तीसरी, हिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी गलती वी विल सी कि कैंडिडेट करने की कोशिश करते हैं, वो है रिवीजन साइकिल को इग्नोर करना सर, ठीक है। अब देखिए, रिवीजन की अपनी एक साइकिल है, अपनी एक प्रक्रिया के रूप में आपको मिलती रहती है। बहुत बार ये होता है कि कैंडिडेट्स पहले ही रीडिंग के अंदर रटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि जब आप रीडिंग करने की शुरुआत करोगे, दैट विल द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना, ये आपकी पहली एस्पेक्ट है सर, ठीक है। ये पहली एस्पेक्ट में आप इनिशियल स्टडी करोगे, इसके अंदर आप कोई लोड नहीं लोगे, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कंसेप्ट क्या है, ओवरऑल विषय क्या है सर, ठीक है। जैसे ही ये कंसेप्ट खत्म हुआ, उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट में चले जाओगे, सेकंड एरिया में चले जाओगे, जहां आप मार्किंग करने की कोशिश करोगे बुक्स के अंदर, मटेरियल्स के अंदर सर, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम में रीड करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपकी मार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। सो यू विल बी एबल टू गेज, क्योंकि आपने तब तक पीवाईक्यूज को इसके साथ इंटीग्रेट किया होगा। जब फर्स्ट रीडिंग में टॉपिक को देखा होगा कि अच्छा, कुछ इस एरिया से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आई शुड प्रिपेयर इन दिस वे अराउंड सर, ठीक है। तो आपने उसको हाईलाइट कर दिया है, की पॉइंट्स को, है ना, बुक के अंदर, नोट्स के अंदर, मटेरियल्स के अंदर। उसके बाद जब आप थर्ड रीडिंग में जाओगे, सेकंड और थर्ड रीडिंग के बीच में, तब आप नोट मेकिंग करने की शुरुआत करोगे। देखिए, नोट मेकिंग हमेशा मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट रीडिंग पे नहीं करना है। हिस्ट्री को लेके तो बड़ा जहरीला है, क्योंकि इतना डिटेल है, इतना डेटा है, आप पगला जाओगे सर, ठीक है। तो यू शुड नॉट डू इट आउट सर, ठीक है। और उसके बाद आपको कंसोलिडेट करने के लिए रिविजन के ऊपर फोकस करना है। रिविजन इज़ द की अराउंड, और ये रिविजन नहीं किया तो फिर आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो वेस्ट चली जाएगी, राइट। तो फोकस करिएगा हमेशा से हिस्ट्री को। दूसरा, आपको हिस्ट्री के अंदर क्रोनोलॉजिकल हमेशा से चीज़ें पढ़नी है। मैंने आपको ये वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बताया था सर, ठीक है। अब जैसे ये क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको मिलता रहता है कि कैसे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपांशन हुआ, प्लासी की लड़ाई हुई, फिर बक्सर हुआ, फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया क्योंकि कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो जाता है, तो उसके बाद पिट्स का कानून आया, पिट्स के कानून के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाती है, राइट। तो ये दर्शाता है कि कैसे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पढ़ोगे, छोटी छोटी नोट मेकिंग के अंदर हमेशा से क्रोनोलॉजिकल स्टडी को देखोगे। मैंने यहाँ पे अनस्टॉपेबल के ऊपर भी
क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री की मैराथन सेशंस लिए हुए हैं, आप उसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको देखिएगा सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जितना टाइमलाइन फॉर्मेट में पढ़ोगे ना, उतना आपका पिक्चर क्लियर होगा। जितना टाइमलाइन फॉर्मेट में पढ़ोगे, आपको रिकॉल होना बहुत ईज़िली हो जाएगा। वरना क्या होगा, रैंडम बॉम्बार्डिंग होगा, रैंडम बॉम्बार्डिंग में अल्टीमेटली आप ही का ही नुकसान है। सो यू आर एट द लॉस, है ना, आप खुद आखिर के अंदर नुकसान में जाओगे। एंड आई डोंट वांट यू कि भाई आप नुकसान में जाओ। आप अगर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल इतिहास के पीछे लगा रहे हो और रैंडम चीज़ें रैंडमली पढ़ रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है। तो हिस्ट्री को हमेशा से टाइमलाइन के फेवर में रखिएगा, क्योंकि टाइमलाइन सेंट्रिक बहुत बार सवाल आए हुए हैं। इंटरेस्टिंगली हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो, खास करके एनसीईआरटी जैसे, मैं अभी बुक लिस्ट भी आपको बता दूंगा, एनसीईआरटी जैसे बुक्स के अंदर, तो उसमें से एक बहुत बड़ा विषय आ जाता है, वो है मैपिंग सर, ठीक है। तो देखिए, फोकस एरियाज है मल्टीपल बेसिस के ऊपर से, जहाँ से आपको सवाल आए हैं। जैसे हड़प्पन साइट के ऊपर से सवाल आया है, महाजनपदों के ऊपर से सवाल आया है, लास्ट टाइम नदियों के ऊपर से आया था, अशोकन एडिक्स के ऊपर से आया है। अब जैसे ये नक्शा आप देख पा रहे हो सर, ठीक है, दिस होल मैप बिलोंग्स टू दी अशोकन एडिक्स सर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो नक्शा है, ये अशोकन एडिक्स के ऊपर से है, राइट। और अशोक ने अपने शिलालेख कहाँ कहाँ बनाया, उसके ऊपर से आपको पूछा गया था। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड अराउंड सर, ठीक है। जहाँ ये 4 लोकेशन दी गई है, एंशिएंट इंडिया की जो एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसमें दिया गया था। और फिर मैच द फॉलोइंग करना था कि कौन से राज्य में पूछा गया है, राइट। तो देखिए कि ये स्टेट के साथ सीधा सीधा मैपिंग पूछ दिया गया है, और ये नक्शा एनसीईआरटी के अंदर ही है। ऐसे ही आपको मल्टीपल नक्शे मिलेंगे, भारत के पोर्ट्स के ऊपर से देखने को मिल जाएंगे, कैपिटल सिटीज़ के ऊपर से देखने को मिल जाएंगे, मिडीवल आर्किटेक्चर की साइट्स आपको मिलेगी, या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर सर, ठीक है, अजंता है, या आपको इस बार बाग के ऊपर पूछ दिया गया था, या कभी कभी मॉडर्न पीरियड से आता है, यूरोपियन फैक्ट्रीज है ना। ये जो यूरोपियंस आए, उन्होंने भारत में मल्टीपल जगह पे सेटलमेंट्स बनाई सर, ठीक है। ये सेटलमेंट्स में कुछ पोर्चुगीज आए जो दीव दमन में थे, या गोवा में थे, या ब्रिटिश जो थे वो बॉम्बे कप जीते हैं, या और द अदर प्लेसेस है ना, मैनी अदर प्लेसेस जो बेसिकली इनके द्वारा बनाई जाती है, वहाँ से भी आपको सवाल आते रहते हैं, राइट। तो मैप्स हमेशा से आपको ध्यान रखना है। जितने भी मैप्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बहुत एक नंबर मैप है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको सर, ठीक है। आप क्या करते हो, बहुत बार चीज़ों को बहुत लाइटली देख लेते हो, और आपको लगता है कि भाई एनसीईआरटी है, मैं खाली टाइम पास करके करूँगा। नहीं सर, ठीक है। इनफैक्ट भारत में ब्रिटिश काल में सिविलियन पीजेंट्स और ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए, राइट। मल्टीपल प्लेसेस में सिविलियन पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स होते हैं। 1857 का रिवॉल्ट हुआ। इन सब रिवॉल्ट्स को याद रखने के लिए भी आपको नक्शा बनाना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से हैंडमेड मैप बनाना शुरू कर दीजिए सर, ठीक है। और हैंडमेड मैप बना के अच्छी तरह से प्लेसेस को, लोकेशंस को मार्क करिए, क्योंकि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर द टू आइज ऑफ सिविलाइजेशन। कोई भी सभ्यता होती है, कोई भी सभ्यता है, आपको मिल जाएगी, उसकी 2 आंखें हैं, तो वो आपको वी विल सी की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के रूप में मिलेगी, राइट। बिकॉज ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आर द टू आइज ऑफ द सिविलाइजेशन, यू विल मेक श्योर अराउंड कि आप इसके ऊपर अच्छी तरह से फोकस करोगे, मैप्स के ऊपर, राइट। तो एक तो मैपिंग की कहानी है, जैसे ये 2022 में अशोकन साइट्स के ऊपर आया था। 2024 के अंदर आपको ये 4 साइट्स पूछ दी गई थी, और 4 साइट्स और उसके साथ साथ आपको स्टेट और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन पूछी गई थी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर से आपको दी गई है, राइट। तो वंस अगेन वी विल सी कि ये रॉक कट साइट है कि नहीं है, ट्रेडिंग साइट है कि नहीं है, चालकोलिथिक साइट है कि नहीं है। इस तरह के सवाल आपको पूछे गए। कहने की बात यह है कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ से मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तीसरी, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री को पहली बार तो चलो आपने पढ़ना शुरू किया, जैसे एनसीईआरटी में पढ़ लिया, आपने कल्चर पढ़ लिया, से फॉर एग्जांपल आपने आर्किटेक्चर पढ़ लिया, राइट। अब आर्किटेक्चर में आपने अजंता जैसी साइट को पढ़ लिया, राइट। अब सवाल ये आ जाता है कि आपने अजंता को पढ़ा, पर अजंता की दूसरे डायमेंशंस भी आपको याद रखनी है। अजंता एक आर्ट फॉर्म के रूप में था, यस, रॉक कट केव आर्ट थी अजंता के अंदर, राइट। अजंता के अंदर आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट आपको मिलता रहता है, जी हाँ, अजंता के अंदर आर्किटेक्चर का भी था, पेंटिंग, बुद्धिज्म, और साथों के साथ यूनेस्को आर्ट भी, यूनेस्को के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। तो देखिए, इस तरह से आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं सर, ठीक है। ऐसे आपको सिंगल पेजर फ्लो चार्ट्स बनाने की आवश्यकता है। चलो, ये तो मैंने बनाया था इनफैक्ट, ओके। इसमें आज की तारीख में टूरिज्म का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे आज की तारीख के अंदर अजंता के लिए कंजर्वेशन का काम हो रहा है, अजंता के अंदर उसके रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो भी आपके लिए तैयारी हो जानी चाहिए। तो इसको कहते हैं इंटरकनेक्टिंग द हिस्ट्री, इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्टिंग, है ना। कैसे अजंता का इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, सब कुछ आप एक साथ इंटरलिंक करके पढ़ोगे, तो जब आपका
मटेरियल और नोट्स तैयार होगा उसमें आपको ये इंटरलिंकिंग का बहुत ध्यान रखना है। यही इंटरलिंकिंग में एक तैयारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। अब आप पूछोगे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन क्या है? तो देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, पर मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको साथ में ही पढ़ना है। जैसे कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, राइट? अब उसमें स्तूपा आर्किटेक्चर है सर, ठीक है। स्तूप आर्किटेक्चर है तो स्तूप में आपको प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा हुआ है, जैसे ये पूछ दिया था कि भाई विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर पूछा गया द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूप जो है रेलिक्स का एक बेसिकली रिपोजिटरी था, वोटिव या कोमोमरेटिव ट्रेडिशन से चलता था, ये पूछ दिया गया। या यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे 2016 में 2016 के अंदर आपको स्तूप आर्ट के ऊपर ही एक सवाल आया, क्या आया कि द अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट वाइल डिपिक्टिंग द फोक मोटिव दे सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स द बुद्धिस्ट आइडियल्स, ठीक है। कि बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट है जो फोक मोटिव को तो दर्शाता है, पर सातों की सातों जो बुद्धिस्ट आइडियल्स है उसको भी एक्सप्लेन करता है। अगर आपने स्तूप आर्ट को प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में पढ़ा होगा तो अच्छा होगा। इनफैक्ट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने कराया भी हुआ था, आपको आगे मिल जाएगा सर, ठीक है। तो कहानी ये है कि आप जब भी इतिहास के लेके प्रिपरेशन करोगे तो रैंडम प्रिपरेशन नहीं करोगे, राइट? आप 5 अलग अलग पीडीएफ को अलग अलग नहीं देखोगे, 5-6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स नहीं देखोगे, बहुत सारी हिस्टोग्राफी आती है, बुक्स के नाम आपको मिलेंगे, ऑथर्स के नाम मिलेंगे, नहीं देखोगे। ऑनलाइन बहुत सारे लोग विल सी की हिस्ट्री के ऊपर है ना अपना पीपुड़ी बजाते रहते हैं, वो नहीं देखोगे। और हिस्ट्री में आजकल एक नया हवा शुरू किया यूपीएससी ने, हिस्ट्री करंट अफेयर्स सर, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, पर इतिहास का करंट अफेयर्स डेली याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास को लेके जो करंट अफेयर्स होता है वो एक जनरल थीम के ऊपर से है। और यूपीएससी क्या करता है, हिस्ट्री करंट अफेयर्स को स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ लिंक अप करके पूछेगा। अब ये क्या होता है कि जैसे कोई प्लेस इन न्यूज़ है सर, से फॉर एग्जांपल सोमनाथ टेम्पल है सर, ठीक है। अब सोमनाथ टेम्पल की इंपॉर्टेंस ये है कि सोमनाथ टेम्पल के 1000 साल है ना, सोमनाथ टेम्पल के, मैं फिर से कह रहा हूँ 1000 ईयर्स कंप्लीट हुए। अब ये जो 1000 ईयर्स कंप्लीट हुए उसको लेके भारत सरकार ने सोमनाथ पर्व सेलिब्रेट किया, राइट? तो आपको उसके कंटेक्स्ट में क्लियर हो जाना चाहिए कि सोमनाथ की हिस्ट्री क्या है, कब बना था, कौन सी डायनेस्टी के द्वारा बना था, कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वहाँ पे आपको मिलता रहता है। पर आप उसके ऊपर पीएचडी कर दोगे तो क्या होगा? तो ये टॉपिक्स को अवॉइड करिएगा, व्हाट नॉट टू रीड। देखिए हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट है ना, इतना वास्ट है कि बात मत करिए सर, ठीक है। व्हाट टू रीड के सामने एक बहुत बड़ा विषय आता है व्हाट नॉट टू रीड, इसके ऊपर आपको फोकस कर देना है सर, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप नोट मेकिंग करिए। आप एक तरह से फ्लो चार्ट्स के माध्यम से एक सिंगल पेज के अंदर लिखने की कोशिश करिए। अब ये जो नोट मेकिंग होती है ये कैसे होती है देखिए सर, ठीक है। जैसे गांधीयन मूवमेंट का नोट मेकिंग है सर, ठीक है। गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन, एक है नॉन कोऑपरेशन, एक है सिविल डिसोबीडियंस, तीसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट सर, ठीक है, राइट। इसमें फीचर्स क्या थे, इसके फीचर्स क्या थे, इसके फीचर्स क्या थे, एक ही नोट के अंदर आ गए, राइट है ना। कहाँ किसकी लिमिटेशंस हुआ करती थी, कहाँ कौन से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चलते थे, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो होता क्या है कि जब आप रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा सर, ठीक है। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंक्लूड कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट के साथ, उसके बाद गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ था और फिर ये खत्म कब होता है, तो चौरी चौरा के अंदर 1922 में जब पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया, तो उसके बाद आपको मिलता रहेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट तो शुरू हुआ पर ऑफिशियली खत्म करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। करो या मरो का नारा दिया जाता है, डू और डाई, और इसमें एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड एक्टिविटी आपको मिलती रहती है, तो वो सब आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब ये नोट जो है ये स्पेसिफिक नोट्स है। स्पेसिफिक नोट्स का मतलब ये होता है कि भाई देखो कैंडिडेट्स अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, ओके। इसमें आप अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो लिखा हुआ है वही आपकी नोट्स होगी। तो हमेशा से इसको ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट रिवीजन के ऊपर बहुत फोकस करिए। जब आप हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की तैयारी करोगे तो उसमें रिवीजन है। अब रिवीजन कैसे करोगे, तो देखिए एक 7 दिन की साइकिल होती है, एक 30 दिन की साइकिल होती है, 90 दिन की साइकिल होती है सर, ठीक है। मतलब ये होता है कि पहली बार आप बेसिकली अंडरस्टैंड करते हो, सेकंड रीडिंग में आप हाईलाइट करते हो, तीसरे रीडिंग में जब नोट मेकिंग होता है तब आपका रिवीजन चालू हो जाता है। ये नोट मेकिंग में 1 पेजर्स, माइंड मैप्स, टाइम लाइन्स का अच्छा खासा उपयोग कर सकते हो। आप नक्शों के माध्यम से भी रिवाइज कर सकते हो, न मैप के माध्यम से भी रिवाइज कर सकते हो सर, ठीक है। इनफैक्ट इसमें आप PY को भी देख सकते हो, राइट। तो रिपीटेड रिवीजन इज द की अराउंड, है ना।
बहुत से कैंडिडेट्स जो है वो यूपीएससी के अंदर जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें से कहते हैं कि सर समझ में तो आता है पर याद नहीं रहता। भाई कैसे याद रहेगा तुम्हें सर? ठीक है, तुम्हें इतना सारा डेटा पढ़ाया जा रहा है तो तुम्हें फिर उसको रिकॉल तो करना पड़ेगा। ये एक्टिव रिवीजन का पार्ट है। बैठे बैठे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो उसमें आप रिवाइज करिए सर, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ सकते तो डेटा को अलग इकट्ठा किया हुआ है उसको कंडेंस करके फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करिए, इंटरलिंक करके रिवाइज करने की कोशिश करिए। तो रिवीजन एक पिरामिड की जर्नी है, मतलब आपको ऊपर जाना पड़ेगा सर, ठीक है, और रिटेंशन के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वरना क्या होगा कि 1 बुक फॉर 1000, मतलब है ना, पकड़ के चलो 1 बुक फॉर 1 टाइम, ऐसे 10 बुक फॉर 1 टाइम करोगे, कोई मतलब आपका नहीं है। देखिए हमेशा से याद रखेगा, एक स्मार्ट कैंडिडेट जो होता है ना, टॉपर के रूप में जिसे हम लोग कहते हैं सर, ठीक है, वो 300 पेज एक बार पढ़ के उसी को ही 10 दफ़ा रिवाइज कर देता है सर, ठीक है। और एक सामान्य एवरेज एस्पिरेंट जो है, जैसे अपना यहाँ पे ये गोचू है सर, ठीक है, राइट, ओके, वो 1000 पेज अलग अलग बार एक एक बार ही पढ़ेगा सर, ठीक है ना, राइट और रॉन्ग सर, ओके। उसके पास डेटा क्लियर नहीं है, उसके पास सोर्सेज क्लियर नहीं है, उसके पास फैक्ट्स क्लियर नहीं है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, मतलब क्या है भाई तुम्हारे लिए सर, ठीक है। तो रिवीजन इज़ द की सर। आप जितने भी टॉपर्स को जाके देख लो सर, ठीक है ना, वो नक्शे के माध्यम से, टाइमलाइन के माध्यम से, उनका एक ही गोल होता है कि भाई एक की एक बुक मल्टीपल टाइम पढ़ो, एक के एक सोर्सेज को मल्टीपल टाइम पढ़ो। ऐसा ना हो कि भाई हम लोग जो है एक बार पढ़ के आगे चले जाए 1000 पेजेस, फिर कभी रिवाइज ही नहीं कर पाए, कोई मतलब ही नहीं है सर, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला है, पीवाईक्यूज, नोट्स, माइंड मैप्स, मैप्स की मैपिंग करना अच्छी तरह से लोकेशंस के, क्योंकि वहाँ से सवाल आया है, टाइमलाइंस और रिवीजन, और कुछ नहीं करना है सर, ठीक है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है हिस्ट्री को लेके सर, ओके। और खासियत ये है कि मैं फिर से कहूँगा कि मॉडर्न इंडिया से शुरू करिए, एक सिंगल सोर्स फॉलो करिए, नोट्स को लेंदी मत बनाना, पीवाईक्यूज को फोकस करना, रिवाइज वीकली, इंटरलिंक करिए, और यूपीएससी के जैसे सोचना शुरू करिए कि यहाँ से सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता सर, ठीक है। अगर आप वो माइंडसेट के साथ तैयार हो तो नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू आउट सर, ठीक है। मेनली बात मेरी यहाँ पे अटकती है कि भाई आपको क्या करना चाहिए सर, ठीक है। तो जब एक जूनियर एस्पिरेंट सीनियर एस्पिरेंट को, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को पूछता है तो वो कहता है कि भाई मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मॉडर्न के लिए, है ना, ओल्ड के लिए आर एस शर्मा, मतलब एनसीईआरटी के लिए आर एस शर्मा, या सिलेक्टेड न्यू एनसीईआरटी पढ़ी थी। इसमें आप तमिलनाडु भी पढ़ सकते हो फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया एज वेल सर, ठीक है। फिर मैंने कल्चर के लिए सिलेक्टिव फाइन आर्ट्स और नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ ली थी। बिपिन चंद्रा की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर किताब पढ़ी थी, वो भी सिलेक्टिव थी। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी ओल्ड एनसीईआरटी, और उसमें भी सिलेक्टिव नोट्स। अब ये तो मेजर आपकी बुक हो गई, इसमें आप बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो। नई नई करके हिस्ट्री के लिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, नई नई करके आपको 8 से 10 किताबें पढ़नी पड़ेगी। 6 तो आपकी बुक ही है सर, ठीक है, 6 तो विषय है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देर आर 6 सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री सर, ठीक है। उसमें मॉडर्न की एक अलग से थीम आपको मिल जाती है, तो जब आप पीवाईक्यू आइडेंटिफाई करोगे ना तो उसकी थीम पता चलेगी। उसमें प्रीलिम्स में पूछा जाता है गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के फीचर्स बता दीजिए। मेंस में पूछा जाता है कि गांधी जी नहीं होते तो भारत की आज़ादी होती कि नहीं होती सर, ठीक है। गांधी जी के आने के कारण इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, राइट। गांधी और गांधी के साथ सैकड़ों पर्सनालिटीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पर्सनालिटीज़ के साथ गांधी जी के विचार किस तरह के अलग थे, जैसे गांधी अम्बेडकर, गांधी टागोर, गांधी नेहरू, गांधी सुभाष बोस, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सर, ठीक है। तो यूपीएससी ने बहुत सारी थीम बदल दी है। इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री की भी कहानी आपको इस तरह से मिल जाती है कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी अब उसने कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, डायनेस्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि वी डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाल डायनेस्टी इन बुद्धिज्म, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चोलास, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्तास इनटू द आर्ट एंड हेरिटेज ऑफ दिस कंट्री। नेक्स्ट टाइम आपको कोई और थीम के ऊपर से सवाल आएगा, राइट। इंटरेस्टिंगली मिडिवल को लेके एक बहुत बड़ी मान्यता चल गई है सर, ठीक है, क्योंकि 2025 के प्रीलिम्स में भी और 2026 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने मिडिवल से सवाल नहीं पूछे, तो कैंडिडेट्स ने हल्के में ले लिया सर, ठीक है, बोले मिडिवल आता ही नहीं है। अब देखिए प्रीलिम्स में नहीं पूछने का मतलब ये नहीं है कि मेंस में नहीं पूछेगा सर, ठीक है, राइट। तो यूपीएससी ना कभी कभी मजाक कर देता है कैंडिडेट्स के साथ, ओके। तो आपको एक कहानी बताता हूँ, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो लोगों ने हल्के में ले लिया और लोगों को लग रहा था कि भाई मैं पहले मिडिवल को स्किप कर दूंगा तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा सर, ठीक है। एंड देन यूपीएससी ने उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर दी। बॉम्बार्डिंग भी आप देखने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से उसने इंटीग्रेट करके पूछा हुआ है सर, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेंगे,
ये मेरी आप सबसे सलाह है सर, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल देख लीजिए, है ना? ये सवाल 2025 की प्रीलिम्स सॉरी मेंस के अंदर आया था, 2025 की मेंस में। क्या आया था कि एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में आप बताइए और उसकी धार्मिक नीति जो समन्वय के रूप में थी उसके फीचर्स को हाईलाइट करिए, राइट? अब ये सवाल सीधा सीधा मिडिवल इंडिया के ऊपर से था, प्रीलिम्स में नहीं पूछा, 26 में भी नहीं पूछा था प्रीलिम्स के अंदर, तो लोगों को लगा नहीं पूछता है, इनफैक्ट 2-3 साल के बाद वेटेज बढ़ा देगा, राइट? तो आप जब फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट टाइम, यू विल मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे सर, ठीक है ना? ये नई एनसीईआरटीज़ है, इनको आप अच्छी तरह से एड्रेस करने की कोशिश करोगे। तो आप एंशिएंट के लिए ये मत देखिएगा, उपिंदर सिंह बहुत सजेस्ट करते हैं, इससे अच्छा तमिलनाडु बोर्ड या आपकी न्यू एनसीईआरटीज़ का कॉम्बिनेशन करिए। आर.एस. शर्मा पढ़नी है तो वो पढ़ लीजिए, सतीश चंद्रा आपको मिडिवल के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। मैंने यहाँ पे मैराथन सेशंस भी लिए हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हो इसी चैनल के ऊपर। कहने की बात यह है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो डोंट बी लाइक अ बॉडी बिल्डर जो जिम में नया नया जा रहा है, राइट? उसको ऐसा होता है कि मैं पहले दिन वजन उठा लूँ सर, ठीक है, और वजन उठा के ऐसे पहले दिन ऐसा मैं ना डेड लिफ्ट कर दूँ, फिर दूसरे दिन कमर चली जाती है, राइट, है ना? आपकी जो बैक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो डोंट डू दिस मिस्टेक अराउंड सर, ठीक है? कैरिंग टू मच वेट, कैरिंग टू मच ऑफ बुक्स एंड कैरिंग टू मच ऑफ डेटा इन योर माइंड विल इवेंचुअली कन्फ्यूज यू अराउंड सर, ठीक है? इंक्रीज द वेट ग्रेजुअली, इंक्रीज द वेट ग्रेजुअली का मतलब ये है कि हिस्ट्री के अंदर भी पहले एंशियंट मिडिवल मॉडर्न करो, फिर आर्ट एंड कल्चर करो। आर्ट एंड कल्चर के अंदर मैंने बताया फाइन आर्ट्स की बुक बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी की ही सर, ठीक है? या आपको सिंघानिया साहब के सिलेक्टेड चैप्टर्स मैंने भी कराया हुआ है, मैराथन आप उसको भी देख सकते हो। लास्ट में इसको टच करिएगा सर, ठीक है? पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि ये ज़्यादातर मुख्य परीक्षा के अंदर ही आते हैं। इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी एक एनसीईआरटी अवेलेबल है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड 12th की, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी अर्जुन देव की, आप इसको रेफर कर सकते हो एटलीस्ट फॉर फाउंडेशन। अब देखिए कि इन सब का सार घुमा फिरा के एक ही आता है कि आपको हिस्ट्री में मल्टीपल किताबें पढ़नी पड़ेगी, और बहुत कन्फ्यूजिंग है, किताबें क्रोनोलॉजिकली भी नहीं लिखी है। अगर आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सर, ठीक है? ये मेरे वॉच टाइम है लगभग 426 मिलियन वॉच मिनट्स सर, ठीक है ना? और मेरे कोर्सेस आपको हिस्ट्री से फाउंडेशन से लेकर एडवांस लेवल तक मिल जाएंगे। मैं एनसीईआरटी भी कराता हूँ और उसके सिवाय एडवांस लेवल का इतिहास भी कराता हूँ। तो आपको मैं वेलकम करता हूँ कि आप ज्वाइन करिए अनअकैडमी। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा, नोट मेकिंग से लेके बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ऑफर आज ही के दिन मतलब हार्डली एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा सर, ठीक है? तो 16,999 में अवेलेबल है अनअकैडमी CSE अश्योर कहते हैं। आपको ये कोड यूज़ करना है PN लाइव, और ये सबसे लोएस्ट प्राइस है, इससे कम में हमारे सब्सक्रिप्शन कभी हम लोग इस तरह से विलसी की ऑफ़र के अंदर नहीं लेके आते। तो ज़रूर से लाभ उठाइएगा। बाकी कोई क्वेरी होगी तो मैं ज़रूर से आपको आप मुझे रीच आउट करने की कोशिश करें, विल हेल्प यू आउट सर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।